और कैसे हो आप सारे लोग। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर यहाँ पर आया हूँ आपके सामने, तो वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं। ज़्यादा की तो बात क्या करूँ, बहुत कम ही वीडियोज़ हैं, बहुत कम लोग इस टॉपिक को लेकर बात करते हैं। और कभी एडमिशन, जब नीट के एडमिशन्स की बात होती है, तो सारे लोग सारे कोटा की बात करते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी कोटा के अंदर ब्रीफली अंदर नहीं जाते, उस टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं करते। पता नहीं क्यों उनको लगता है शायद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की कुछ कमी है जो एडमिशन लेते हैं, या शायद उनको लगता ही नहीं कि उसमें कोई उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उनको कवर करने की कोशिश इस वीडियो में करूँगा। अगर कुछ छूट जाता है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाएँ और कमेंट करें। और मेरे इस प्रयास को आप इस वीडियो को लाइक करके और उन दोस्तों को शेयर करके जिनको सच में इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनको शेयर करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस यही मैं आपसे चाहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। तो अभी नीट 2024 के फॉर्म आप भर चुके होंगे या भरने के प्रोसेस में होंगे, ठीक? तो उसके अंदर वो बच्चे जिन्होंने पीडब्ल्यूडी कोटा के अंदर इस फॉर्म को फिल किया है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। और वो बच्चे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हैं, अगर उसकी सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहें, नहीं तो अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद ना करें, जाकर पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत नीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और वो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वो सर्टिफिकेट आपको आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलता है। वहाँ पर बेटा डॉक्टर्स का एक पैनल आपको चेक करता है, आपकी डिसेबिलिटी को चेक करता है, और उसके बाद आपको एक परसेंटेज दी जाती है। अगर आपकी परसेंटेज 40 से नीचे होती है तो आपको एक डिसेबिलिटी तो आपकी घोषित हो जाती है, लेकिन वो एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं होती। ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है 40 या 40 से अबव। अगर वो आपको किसी भी कैटेगरी के अंदर मिलती है तो आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं और आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि नीट में कोटा मिल सकता है पीडब्ल्यूडी के अंदर। अगर 40 से नीचे हैं आप, तो आपको वो कोटा नहीं मिलेगा। तो वो बच्चे जो 40 से नीचे डिसेबिलिटी परसेंटेज वाले हैं, वो प्लीज़ इस फॉर्म के अंदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से ना जाएं। अगर आपने ये गलती कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मेहनत करके पेपर दें, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। और नीट के अंदर जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा, वहाँ पर आप अपनी नॉर्मल कैटेगरी, अगर आप जनरल है तो जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, उस कैटेगरी को लगाकर आगे, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो उस कैटेगरी के हिसाब से काउंसलिंग करें। लेकिन फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आप काउंसलिंग मत करना। अब वो बच्चे जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है बेटा? उनके लिए सबसे पहला प्रोसेस तो है कि आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म के अंदर अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। सर्टिफिकेट डालने के बाद आपको एक आपका नॉर्मल आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम्स के अंदर आप बहुत नॉर्मली पास हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपके 50 नंबर भी आ जाते हैं, ढंग से सुने मेरी बात को, अगर आपके 50 नंबर भी आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर और आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो आपको एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता, आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज चाहिए, आपकी स्टेट के अंदर कॉलेज चाहिए, तो आप 250 और 300 के बीच में स्कोर को लेकर चलें। आपको अपने स्टेट का मनपसंद कॉलेज 300-250 के अंदर मिल ही जाएगा बेटा। ये आप, मैं ऐसे ही गैस नहीं मार रहा हूँ, आप जाकर चेक करें ऑनलाइन। और जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी स्टेट में, आप बस कुछ ना करें, उसकी बेटा कट ऑफ देखें पिछले साल की, पिछले 4-5 साल की, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को चेक करें, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस मार्क्स पे बेटा लास्ट एडमिशन वहाँ पर हुआ था। अगर आप ईडब्ल्यूएस भी है पीडब्ल्यूडी के साथ, तो ये मार्क्स घट के 100 के अंदर ही रह जाते हैं। अगर आप उसके साथ पीडब्ल्यूडी के साथ ईडब्ल्यूएस भी हैं या एसटी एससी भी हैं, तो बेटा 50 नंबर काफ़ी होते हैं। लेकिन जिसको एम्स चाहिए बेटा, उसको अपने नंबर 450-500 के आसपास लाने ही पड़ेंगे। नहीं, क्योंकि एम्स की कट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर भी हाई जाती है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में जो टॉप लोग होते हैं, जो टॉप कैंडिडेट होते हैं, वही जाकर एम्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग में नहीं जाएंगे। उससे पहले एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है कि आप कुछ चुनिंदा आपके स्टेट में या आपके नेबरिंग स्टेट में, अगर आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं है तो नेबरिंग स्टेट में कुछ मेडिकल कॉलेजेस या कुछ वेल नोन हॉस्पिटल्स को एनटीए ने, या जो नीट जो करवाती है वो अथॉरिटी जो है, उसने
कुछ पर्टिकुलर संस्थानों को चुना है जो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देंगे फॉर काउंसलिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके पास पहले से ही है, क्या वो मान्य नहीं है? तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने के लिए मान्य था, एग्ज़ाम में कोटा दिलाने के लिए मान्य था, लेकिन उसका एडमिशन या काउंसलिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वहाँ पर जिस भी संस्थान में आप जाएँगे, मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि किस हमारे देश के किस राज्य के अंदर कौन-सा वो मेडिकल कॉलेज या अस्पताल है, जहाँ पर जाकर आप अपने नीट के रिज़ल्ट के बाद ये काम करेंगे। और ये कब आता है मैं भी बताता हूँ आपको कि नीट के काउंसलिंग्स के 1 हफ्ता पहले, जब नीट के रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, उसके 1 हफ्ता पहले नोटिफ़िकेशन आ जाती है बेटा। ऑफ़िशियल या नीट की वेबसाइट पे भी आपको ये नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाती है। नहीं तो आप किसी भी चैनल को अगर फ़ॉलो करते हैं, मुझे भी फ़ॉलो करते हो, तो मैं भी आपको बता दूँगा। 12 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी कि अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट जाकर बनवा लीजिए इन सेंटर्स पे जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ। अब वहाँ पर होता क्या है, तो बेटा कई बच्चों को ये लगता है कि वही पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट जो आपका है वही वहाँ पर जाके लग जाएगा, या बस वो उसको क्रॉस चेक करेंगे या क्रॉस वेरीफ़ाई करेंगे। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट की जो आपके पास पहले है, उसकी वैल्यू वहाँ पर ज़ीरो है। वहाँ पर दोबारा से आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, मतलब एग्ज़ामिनेशन से मेरा मतलब दोबारा से आपको फिज़िशियन एग्ज़ामिन करेंगे। जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आपको एग्ज़ामिन किया जाएगा। उस एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको फिर से वही सारे प्रोसेस फ़ॉलो करने पड़ेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आपसे एक्सरसाइज़ेज़ करवाई गई थी, जो प्रोटोकॉल्स वहाँ फ़ॉलो हुए थे, उसी तरह के प्रोटोकॉल्स वहाँ फ़ॉलो होंगे। लेकिन बस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शायद टाइम ज़्यादा लगा होगा, यहाँ पर वो प्रोसेस 1 ही दिन के अंदर हो जाता है। फिर वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो एक नया पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट आपको जनरेट करके देंगे। उसके अंदर आपको कुछ परसेंटेज आपकी डिसेबिलिटी की देंगे, और वहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है। अगर आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी से नीचे अगर वो आपको परसेंटेज देते हैं, 40 से कुछ भी नीचे, तो आप आगे काउंसलिंग के अंदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते। आपको नॉर्मल अपनी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करके एडमिशन लेना होगा। अगर आप बेंचमार्क के अंदर वहाँ भी आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, तो फिर आप अब वहीं के वहीं वो आपका रिजल्ट या आपका जो नया से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है वो काउंसलिंग वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। फिर जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आराम से आपको अपनी कैटेगरी वहाँ पर भरने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर दिखाई देगी और आप काउंसलिंग के थ्रू अपना कॉलेज ले सकते हैं। तो बेटा वो ये मैं बिल्कुल डाउट क्लियर कर देता हूँ कि वहाँ पर आपके पिछले बने हुए सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती। दोबारा से आपको री एग्जामिन किया जाएगा और डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है जो एलिजिबल है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। कई बच्चे ये पूछते हैं कि भैया मुझे ये परेशानी है, मेरी डिसेबिलिटी इस कैटेगरी के अंदर आती है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि नीट या एनटीए ने कौन सी डिसेबिलिटीज़ को अलाउड किया हुआ है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। तो बेटा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहला है ब्लाइंडनेस, मतलब जो देख नहीं सकते। अगला लो विज़न, मतलब जिनको कुछ कम दिखाई देता है या कोई आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कलर ब्लाइंडनेस वगैरह। मतलब टोटल ब्लाइंडनेस के अंदर तो यहाँ पर बहुत मुश्किल केस होता है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं कैटेगरी बता देता हूँ। अगला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब जिसको चलने फिरने में दिक्कत है। अगला डीफनेस, मतलब कम सुनाई देता है। अगला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ नीचे से। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर वो आता है कि जैसे कि आप बिल्कुल ऐसे ना हो कि आप बिल्कुल कुछ ना समझ सकें, लेकिन एक्चुअली आप कुछ समझें, आप समझ पाएँ, लेकिन क्या है आप बोल नहीं पा रहे ठीक से, या आप अपनी एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं कर पा रहे, या आपका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है। ऐसे कई प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों को होती हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली ठीक होते हैं, मतलब दिमाग से ठीक होते हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन बस कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, हकलापन ज़्यादा होता है या बोल कम पाते हैं, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है। तो आराम से बेटा वो वहाँ पर मतलब उस कैटेगरी के अंदर आराम से एडमिशन ले सकता है अपना सर्टिफिकेट बनने के बाद। अगला, अगर किसी के हाथों में कोई प्रॉब्लम है, अगर हाथों में कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा अगर उँगलियाँ खराब हैं या हाथ नहीं है, ठीक? या एक हाथ काम नहीं करता या पंजा काम नहीं करता, वो आपको बिल्कुल भी पास नहीं करेंगे। तो वो बच्चे जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, अब ये नहीं कि बस राइट हैंड ठीक चलता है जी और मेरा लेफ्ट हैंड ठीक चलता है, राइट हैंड में दिक्कत है, नहीं। उन्हें आपके दोनों हाथ ठीक चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपको वो क्वालीफाई करेंगे ही नहीं, आपका सर्टिफिकेट वो बनाएँगे तो आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी देंगे ही नहीं, आप एडमिशन ले ही नहीं पाएँगे। तो वो बच्चे, उनको मैं अभी सॉरी बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पर जाके आपको वो निराशा देखने को ही मिलेगी ज़रूर। ठीक है? बेटा अगला आता है जैसे कि अगली कैटेगरी के अंदर आता है
आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर तो आपको पता है कि चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो आराम से उसको पास कर पाएंगे। लेकिन देखो आपके दोनों आप पैर खराब है या एक पैर खराब है, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, डिसेबिलिटी 40% आपकी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, और यही कैटेगरी है जो अंदर कवर करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, अगर आपके हाथों में प्रॉब्लम है तो आप उसको मतलब भूल जाओ कि वो नहीं देंगे, मैंने देखा है वहाँ पे नहीं होता ऐसा। और दूसरी बात, क्या वहाँ पे टेस्ट मुश्किल होता है? हाँ बेटा, जो बच्चों को वहाँ पे परसेंटेज 65-60% भी दी होती है, वो उन बच्चों को भी 30-38% देकर छोड़ देते हैं। मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा, मनोबल का मतलब है वो बच्चे वहाँ पर उसको लाइट ले जाते हैं, हल्का ले जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा तो पहले से सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो वहाँ पर वो जो भी टास्क उन्हें देते हैं वो आराम से उनको परफॉर्म कर जाते हैं, अच्छे से उनको परफॉर्म कर जाते हैं। तो बेटा वहाँ पे जाके आपको वो वाले टास्क परफॉर्म नहीं करने हैं जो आपकी डिसेबिलिटी को कम दिखाएं। आपको वो सारे टास्क वहाँ परफॉर्म करने हैं, अच्छे से बात करनी है, अच्छे से अगर आपसे वो सवाल जवाब कर रहे हैं तो आप अच्छे से उनके सवाल जवाबों के जवाब दें। लेकिन वहाँ पर आप वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना करें जो आपकी डिसेबिलिटी को कम दिखाएं। ठीक, जैसे कि अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है और अगर वो आपको चलने की कोई एक्टिविटी देते हैं, तो वहाँ पर आप चलने की कोशिश कर कर दिखाने की कोशिश ना करें। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, वो अपनी मतलब हो सकता है वो स्टिक लेकर चलते हो नॉर्मली, पर या स्टिक के बिना उनको दिक्कत होती है, लेकिन वो बोलेंगे कि स्टिक के बिना चल के दिखाओ। लेकिन अगर स्टिक के बिना उन्हें चलकर दिखाओगे, मेहनत कर कर दिखाओगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज गिरा देंगे। तो ये ध्यान रखना कि आप बेटा वहाँ पे अपनी डिसेबिलिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपको लगता भी है कि आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं या बिना सहारे के कुछ काम कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आपकी डिसेबिलिटी को शो नहीं होने देती। ठीक है? जैसे कि हम नॉर्मली करते ही हैं बेटा, क्योंकि हर कोई क्या है, नॉर्मल समाज के अंदर बेटा हम अपंग नहीं दिखना चाहते। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के से मतलब मेहनत करने की कोशिश करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं ताकि दिखाई ना दे कि हम वैसे हैं, पर हम वैसे हैं और वहाँ पर ये चीज़ नहीं दिखानी। ठीक है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना। यही पॉइंट है जो आपको वहाँ पे पास या फेल कर देगा। ठीक है? और बेटा कुछ और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने लिखी हुई है। हाँ बेटा, वैसे ज़्यादातर मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं यहाँ पे, तो मेरे भाई कुछ बचा तो नहीं है, और सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर से नीचे तक बता दी हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा वही एप्लीकेबल है। यूडीआईडी कार्ड को कोई मान्यता नहीं दी जाती, और वो मानते भी नहीं है उस यूडीआईडी कार्ड को। मतलब यूडीआईडी कार्ड की वहाँ ज़रूरत नहीं है, मान्यता देने की तो बात ही छोड़ दो, वो तो आपके सर्टिफिकेट को भी एंड में मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि वो अपना सर्टिफिकेट खुद बनाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम परसेंटेज दी जाए। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बच्चे फेक एडमिशन के लिए भी ये सारे काम करते होंगे। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना जो मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताई है। और एक बार मेरी सलाह से आप अपने फिजिशियन के पास या अपनी किसी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, काउंसलिंग मतलब वो अपना सर्टिफिकेट बनवाने से पहले सेंटर में जाएँ और वहाँ जाकर एक बार अपनी परसेंटेज को चेक करवा लें, और आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि मैं किस तरीके से परफॉर्म करूँ। क्योंकि टास्क वही नॉर्मल टास्क है, वही बुक उनके पास होती है, वही बेटा आपके जो भी आपकी फिजियोथेरेपी वाले होंगे उनके पास भी वही नॉर्मल बुक होगी। अगर वो सर्टिफाइड है, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, तो वही बुक उनके पास होगी। सेम वही एक्सरसाइज आपसे फॉलो कराई जाएंगी जो आपकी डिसेबिलिटी के अंदर है। आप वहाँ पर जाएँ, अच्छे से बात करें, वो आपके डॉक्टर ठीक से आपको बता पाएँगे कि आपको ये टास्क इस तरीके से परफॉर्म करना है तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएँगे। ठीक है? क्योंकि बेटा ये लाइफ एंड डेथ की बात भी हो सकती है। डेथ में ये नहीं बोल रहा कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, ज़िंदगी खत्म नहीं होगी, पर बेटा एक सपना होता है, वो सपना रह जाएगा अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। तो बेटा मैं एक लास्ट चीज़ बताकर इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि जो सेंटर्स बेटा एनटीए ने अलाउड किए हुए हैं, वो उनके कुछ नाम उनकी सिटीज़ में आपको बता रहा हूँ। पहला है बेटा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, वीएमएमसी या सफदरजंग अस्पताल, एम्स दिल्ली के ठीक सामने, रोड पार करते ही सामने है। ठीक है? तो वहाँ पर बेटा ये सर्टिफिकेट बनता है। नेक्स्ट बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, AIIMPR, ये बेटा मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। तो जो लोग मुंबई में या मुंबई के आसपास रहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। अगला इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, IPGMER, बेटा कोलकाता। नेक्स्ट मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, उसी टाइम का है। अगला ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या JJ हॉस्पिटल, और बेटा मुंबई में JJ हॉस्पिटल को कौन नहीं जानता। अगला गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा वाले बच्चों के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला के लिए। अगला
एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर और वेल नोन। लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखना कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ जयपुर में कवर नहीं होती हैं, जयपुर में कवर नहीं होती हैं, ठीक है बेटा। तो दिल्ली में अगर आप आ जाते हो, अगर आसपास हो, अगर दिल्ली के आसपास हो तो आप यहाँ पर दिल्ली में आ जाएं। बस थोड़ा दूर पड़ता है, पर एक बार एसएमएस में चेक कर लें, क्योंकि मैंने देखा है कि एसएमएस में कई सारी डिसेबिलिटीज़ को का सर्टिफिकेट बनाने से वो मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि दिल्ली जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ में। अगला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला, अगरतला त्रिपुरा में। अगला, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। अगला, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयर डिसेबिलिटी मुंबई, ठीक। अगला, एम्स नागपुर, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड आरएमएल हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। अगला, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल एलएचएमसी न्यू दिल्ली। बेटा ये कुछ नाम है जहां पर जाके आपको अपने सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं इन दी एंड, ठीक है बेटा। तो कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड बात करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करूं, क्योंकि बेटा इसके अंदर बहुत ज़्यादा जानकारी एनटीए भी नहीं देता, बहुत ज़्यादा हेल्प भी आपकी नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको इस टॉपिक पे बताने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है बेटा। कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा, बस ये देखना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैं मिस तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आप कोई इस बहकावे में मत आना बेटा कि इस कॉलेज में चले जाओ, यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट में अच्छे परसेंटेज दे देते हैं और दूसरी जगह परसेंटेज अच्छी नहीं देते हैं। तो बेटा जिस भी मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो पहली बार ट्राई करते हैं और उनको सर्टिफिकेट उनका नहीं बन पाता 40%, दूसरी बार में हो जाता है, फिर तीसरी बार में हो जाता है। तो बेटा ये भी एक स्ट्रगल है, और ये ऐसा स्ट्रगल है जो नज़र नहीं आता है, ठीक है बेटा। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप बेटा पढ़ाई कीजिए।